प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश से लगभग 2300 साल पहले आज के। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? विशाखदत्त। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ये किया है जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। 11 कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? जाहिर है राजनीति पर आधारित है, इन विदेश नीति इसमें दिया हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। 16 किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्री। ये सब हम लोग देख चुके हैं। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त महल बना था लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। 21 मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 22 अभिलेख जिसे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त पश्चिम भारत पर आया था? रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख से। 23 गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख से। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने परास्त किया था? अशोक ने। पच्चीस चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। दिखाया गया मानचित्र है किससे संबंधित? अशोक से संबंधित। उसके शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है ये। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? अशोक ने। 28
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। 30। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवानाम प्रिय उपाधि। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? दीपवंश में भी मिलता है, महावंश में मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन सही। 35। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन से? अशोक, ये तो थे ही, दशरथ भी थे, यानी कि डी ऑप्शन सही है। रज्जुक थे, कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। 36। सार्थवाह किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे मौर्य काल में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग था? अग्रहारिका। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। स्थान और स्मारक। कौशाम्बी राणाभर स्तूप है। कुशी, एक मिनट, कौशाम्बी का होगा घोषिताराम। कौशाम्बी का होगा घोषिताराम। कुशीनगर है राणाभर स्तूप, और सारनाथ है धमेग स्तूप, श्रावस्ती है सहेत महेत, यानी कि ऑप्शन सी सही है। यहाँ से एक बार देख लेते हैं। कौशाम्बी घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में राणाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेग स्तूप है, श्रावस्ती में सहेत महेत है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? सबसे पहले कहाँ गए थे? लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। डी पार्ट। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृतिक भाषा मुख्यतः है, हालांकि अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? शहबाजगढ़ी का। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है कहाँ, कौन सा है? अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक को सामान्यतः किस नाम से प्रदर्शित किया गया है? किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस
सहसा का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है अशोक का। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यह इन पर बढ़िया पालिश है, सही है। यह अखंड है, सही है। स्तंभों के सैफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। यह स्थापा तिसर रचना के, ये गलत है। यानी हमारा आंसर डी सही होगा। 60 निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर के रूप में चित्र में राडियो अशोक राजा अशोक लिखित है? कंगन हल्ली में। 62 नंबर निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की का लघु शिलालेख में। 63 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा अभिलेख में। अशोक का रुम्मदेही स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक को नामोल्लिखित किया गया है क्या है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है कौन सा है? भाब्रू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति है कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। 70 कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13वां है। 72 निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को अपने अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, अशोक ने कहा था। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें से है द्वितीय और 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? चोल या पांड्या। सातवाहन का उल्लेख नहीं है। टालमी डिलाफेल्स जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। 77 निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजनीतिक संबंध थे? मौर्य साम्राज्य के। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी? बिल्कुल नहीं। शांति एवं अहिंसा? बिल्कुल नहीं। बड़ों का सम्मान मूल संदेश नहीं था। धार्मिक सहनशीलता मूल संदेश नहीं था। अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि आपासी नवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता रखना, इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेशों में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। उत्तर ई होगा, सब कुछ निहित है। यानी निम्न में से अशोक के किस अभिलेखों में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिलालेख स्तंभ अभिलेख 5 में। 80 निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है?
सो गौरव ताम्रपत्र। कथन 1, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। बिल्कुल सही है। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी सही है, इसीलिए आक्रमण किया था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। बिल्कुल सही है। भू अनुदान के विरुद्ध किसको ने विद्रोह किया था? ये गलत है, यानी सी सही होगा। ये सही है परंतु आर गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। 85, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसके द्वारा? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? 7। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष रूप से उल्लिखित है किसमें? मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी करने के लिए निम्नलिखित में से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। भयानक। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। इंडिका का मूल लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। 95। 96, इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल का है? जन्म में मृत्यु का पंजीकरण, जो वर्तमान में जारी है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? उस काल में, मौर्य काल में विकास किया था किसने? ये संस्कृत कला एवं साहित्य ने। बिल्कुल। सोने के सिक्के नहीं उस समय नहीं थे। प्रांतीय विभाजन, ये भी सही। हिंदुकुश तक साम्राज्य, ये भी सही। केवल डी आंसर सही है। भाग एवं बलि थे क्या? ये प्रशासकीय विभाग नहीं, राजस्व के स्रोत थे। ये कर का नाम था। 100, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? राज्य की भूमि से प्राप्त आय का। मौर्य परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। 102। 103, निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? मार्ग निर्माण से। 105, पंकोद कसन्नी रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था किस पर? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। 106, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे कौन से? धर्मस्थीय और कंठ कोशोध्वन, यानी डी सही है। 108, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मागध का। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संबंधित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति
परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में लिखा है। निम्नलिखित में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? व्रात्य क्षत्रियों का। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं, उनको सही क्रम कालानुक्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन आया था? मेगस्थनी चंद्रगुप्त के टाइम पे। फिर आया था फाह्यान, उसके बाद आया ह्वेनसांग, फिर इत्सिक। सोचिए, 1 को 2 से मिलाइए। चंद्रगुप्त का नाम क्या था? चंद्रगुप्त को सैंडोकोटस कहा जाता था। बिंदुसार अमित्रघात, अशोक को पियदिस, चाणक्य को विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग ने की थी। ये बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने की थी। बिल्कुल सही है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया था। ये भी सही है। यानी कुल मिलाकर सब सही है। डी। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। यानी कि बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। 120। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित कौन सा एक सत्य नहीं है? ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। ये गलत है। 122। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? लोथल, एंशियंट डॉकयार्ड, बिल्कुल सही है। सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी सही है। राजगीर, लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक, नहीं। नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सही है। यानी सी ऑप्शन सही है।